नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि कल से हमने एक सीरीज शुरू की जिसमें राजस्थान का करंट अफेयर्स हमने पढ़ना शुरू किया, जिसमें हमारा आधार है कौन से एग्जाम, टीचर्स ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड एग्जाम। आप लोग भी काफ़ी दिन से इस बात की डिमांड कर रहे थे और हम भी लगातार ये कोशिश कर रहे थे, प्लानिंग में लगे हुए थे कि कैसे ये चीज़ें आप तक डिलीवर कर पाएँ। तो कल उसकी पहली क्लास हो चुकी है जिसमें हमारा आधार था, जो हमारी कलाम समसामयिकी राजस्थान वाली बुकलेट थी, उसके कंटेंट को आधार बनाते हुए पेज नंबर 1 से लेकर 5 तक जो उसमें थ्योरी है या थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है, उसको हमने यहाँ क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पे एक तरह के क्वेश्चन के फॉर्मेट में उसको डिस्कस किया। आज उसी बुकलेट के जो आगे के पेज हैं, पेज नंबर 5 से 10, उनको हम या उन पे जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उनके आधार पर डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज कि राजस्थान सरकार ने वेदांता समूह के साथ 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को, ये रिक्त स्थान दिया हुआ है, 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है यशोदा घर, नंद घर, ममता घर या जननी घर। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी जो फर्स्ट ग्रेड टीचिंग का एग्जाम हुआ, कब, 11 अक्टूबर, तो 11 अक्टूबर 2022 को जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया और ऐसे ही इसी फॉर्मेट में पूछा गया, बीच में रिक्त स्थान देके पूछा गया। तो वही क्वेश्चन मैंने वहाँ से यहाँ रखा है, क्योंकि हमारी जो बुकलेट है उसमें ये एज इट इज लिखा हुआ है। आप नेक्स्ट पेज पर अगर देखेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ वेदांता समूह ने एक कुछ समझौता किया है। तो क्या बना इनमें से या किस चीज के लिए समझौता किया? आंसर इसका है नंदघर। ये नंदघर क्या है? नंदघर दरअसल आंगनवाड़ी केंद्रों को कुछ अलग सुविधाएं दी जाएंगी, कुछ मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि जो 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे हैं, 3 से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं वहां मिल सके, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, रहने के लिए, इस तरह की मूलभूत सुविधाएं वहां दी जाएंगी। कहाँ? आंगनवाड़ी केंद्रों पर। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये एक तरह की प्री स्कूल एजुकेशन है, प्री स्कूल शिक्षा। शहरों में जैसे कि आजकल एक कल्चर चला है जिसको बोलते हैं प्ले ग्रुप स्कूल, मतलब ऑफिशियली आपकी जब से क्लासेस शुरू होती है उससे पहले एक प्ले ग्रुप स्कूल होता है जिसमें बहुत ही छोटे बच्चे, लगभग 3-4 साल के बच्चे वो जो प्ले ग्रुप ज्वाइन करते हैं। तो वैसे ही ऐसे बच्चे, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे जो उतना खर्चा या ऐसे महंगे स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो जो वेदांता समूह है, किसका है वेदांता समूह? अनिल अग्रवाल का। तो वेदांता समूह है, उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र के साथ एक समझौता हस्ताक्षरित किया जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों को उनका कुछ मॉडर्नाइजेशन करके उनका नाम रखा जाएगा नंदघर, और 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको वहाँ वो सभी सुविधाएं दी जाएंगी जो छोटे बच्चों के लिए जरूरी है। एक तरीके से आप प्ले स्कूल कह सकते हैं या प्ले ग्रुप कह सकते हैं, प्ले ग्रुप। तो ये हुआ कौन सा? नंदघर। लेकिन इसमें एक और चीज है जो इससे रिलेटेड है, वो क्या कि वेदांता समूह से हमें याद आता है कौन? अनिल अग्रवाल। ये इसके चीफ है अनिल अग्रवाल। और ये नाम अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी अभी कंप्लीट हुआ क्या? इन्वेस्ट राजस्थान समिट। कब से कब? 7 और 8 अक्टूबर को। कल भी ये बात हमने की थी। तो उसमें इनको दिया गया एक अवार्ड जिसका नाम है कौन सा? राजस्थान रत्न पुरस्कार। किसको? अनिल अग्रवाल को राजस्थान अवार्ड, राजस्थान रत्न अवार्ड। राजस्थान रत्न। लेकिन केवल अकेले इनको ही नहीं मिला, इनके साथ 6 लोग और हैं, इनके सहित 6 लोग हैं, कुल 6 लोगों को राजस्थान रत्न अवार्ड मिला। कब? इन्वेस्ट राजस्थान समिट 7 और 8 अक्टूबर को, जो कहाँ हुआ? सीतापुरा, जयपुर में। तो 6 लोग कौन कौन है? एक तो अनिल अग्रवाल है ही, दूसरे थे इसमें लक्ष्मी मित्तल, स्टील किंग जिनको कहा जाता है, लक्ष्मी निवास मित्तल या लक्ष्मी मित्तल। इसके अलावा तीसरे थे कौन? दलवीर भंडारी। कल जो मैंने एक बात बोली थी कि पुरस्कार या खेल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जो राजस्थान रत्न पुरस्कार है इंपॉर्टेंट है, तो आप ये 6 के 6 नाम नोट कर लें। दलवीर भंडारी। चौथे कौन है? R.M. लोढ़ा। पांचवें कौन है? K.C. मालू। और छठे कौन है? शीन काफ निजाम। तो ये 6 लोग हैं
जिनको 7 अक्टूबर 2022 जो इन्वेस्ट राजस्थान समिट शुरू हुआ था उस दिन इनको राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया। 6 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन है? अनिल अग्रवाल, लक्ष्मी मित्तल, दलवीर भंडारी, आरएम लोढ़ा, केसी मालू और शीन काफ निजाम। चाहे तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, नहीं तो एक तरीके से भी रख सकते हैं कि जैसे अनिल अग्रवाल और लक्ष्मी मित्तल ये दोनों उद्योगपति हो गए, तो इसमें 2 उद्योगपति हैं, 2 ये पूर्व जज हैं आरएम लोढ़ा, ये आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज है, आरएम लोढ़ा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। तो मतलब कहने का मतलब 2 जज हैं, 2 उद्योगपति हैं और 2 जो हैं वो कला वर्ग से हैं। जैसे जो केसी मालू है ये वीणा कैसेट कंपनी जो है उसके मालिक हैं, और जो शीन काफ निजाम है वो क्या है? एक शायर हैं, तो एक तरह से कलाकार हैं। इन दोनों को आप ऐसे याद रख सकते हैं, 2 उद्योगपति, 2 जज और 2 कलाकार, कुल 6 लोग हैं जिनको राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 दिया गया। और नंदघर इन्हीं का जो अनिल अग्रवाल का समूह है, वेदांता समूह, उसी ने आंगनवाड़ी के साथ समझौता करके 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्री स्कूल शिक्षा या मूलभूत सुविधाएं देने का एक समझौता किया। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? जयपुर में जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कब किया गया? अब ये क्वेश्चन देखते ही एकदम से आपको पागल नहीं हो जाना है कि इन्वेस्टमेंट राजस्थान मिल गया मतलब बस आप तो याद है कि 7 और 8 अक्टूबर, पहला ऑप्शन ही है। इन्वेस्टमेंट समिट देखते ही एकदम से होश आवास नहीं खोने, पूरा पढ़ना है, समझना है आपको। यहाँ लिखा हुआ है जिला स्तरीय, तो जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट इसका आयोजन कब हुआ? तो इसका आयोजन हुआ जयपुर में 5 जनवरी 2022। लेकिन ये जो डेट लिखी हुई है 7 और 8 अक्टूबर 2022 है, ये भी इन्वेस्टमेंट समिट, ये है इन्वेस्ट राजस्थान। जो राज्य स्तरीय समिट था इन्वेस्ट राजस्थान, और ये जो जिला स्तरीय समिट था ये पहला समिट प्रदेश का कहां हुआ? भीलवाड़ा में। और जयपुर में कब हुआ? 5 जनवरी 2022। ये 5 जनवरी 2022 जयपुर है, ये क्या है? जयपुर। लेकिन पहला कहां हुआ? प्रदेश का पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट कहां हुआ? वो हुआ भीलवाड़ा। नाम याद रह जाएंगे दोनों। प्रदेश का पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट हुआ भीलवाड़ा में, लेकिन इन्वेस्ट राजस्थान समिट ये हुआ 7 और 8 अक्टूबर को जयपुर। कहाँ? सीतापुरा। ये मैं लगातार कई दिन से बोल ही रहा हूँ, जयपुर के सीतापुरा में ये हुआ। तीसरा ऑप्शन क्या है? 19 और 20 अगस्त, इस दिन भी एक खास आयोजन हुआ था और उस आयोजन का नाम था क्या? राजस्थान डिजी फेस्ट। आपको जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो ऑप्शन भी अपने आप में क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन में केवल एक क्वेश्चन नहीं है, अगर आप पूरी वीडियो में देखें वो तो 10-11 क्वेश्चन है, लेकिन असल में वो लगभग 30-40 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हर एक ऑप्शन भी कुछ ना कुछ चीज से लिंक किया हुआ है। वो अपने आप में भी एक क्वेश्चन है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन, इसमें से 4 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट कब शुरू हुआ, या ये तीसरा राजस्थान डिजी फेस्ट कब शुरू हुआ, या इस डेट का क्या मतलब है, ये भी मैं अभी बताऊंगा। तो चारों डेट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। तो ये राजस्थान डिजी फेस्ट ये हुआ 19 और 20 अगस्त 2022। ये भी कहाँ हुआ? ये भी जयपुर में ही हुआ। और जयपुर के कहाँ? बिरला ऑडिटोरियम जो है, बिरला ऑडिटोरियम जिन्होंने देखा होगा स्टैच्यू सर्कल के पास, तो जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में हुआ 19-20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्ट। इसी में 20 अगस्त को एक खास जो सेंटर है उसका उद्घाटन किया गया जिसका नाम है RCAT। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, RCAT पूछा जा सकता है, पूछने की पूरी संभावना है। 20 अगस्त को इसका उद्घाटन हुआ कहाँ? जयपुर में। फुल फॉर्म क्या है इसकी? राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। 20 अगस्त 2022 को राजस्थान डिजी फेस्ट के दौरान ही इसका उद्घाटन हुआ जयपुर में। और जो चौथा ऑप्शन है 22 जनवरी 2022, ये क्या है? ये जो हमने कल भी पढ़ा, इस दिन क्या हुआ था? उष्ट्र कल्याण शिविर, इसकी शुरुआत हुई थी इस दिन। जो ऊंटों में होने वाली सर्रा बीमारी है, सर्रा रोग है, उसके अगेंस्ट या वो उसकी पहचान के लिए शिविर आयोजन किया गया ऊंटों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए। और ये कब तक चलेगा? 26 फरवरी तक ये चला। पहला शिविर कहाँ लगाया गया था ये? तो सांभर उपखंड के कौन सा? डेहरा ग्राम पंचायत या डेहरा पंचायत समिति, वहां ये लगाया गया। तो ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इन्वेस्ट राजस्थान समिट पे अलग से बन सकता है। इसकी थीम क्या थी वो मैं लिखना भूल गया। थीम थी इसकी इन्वेस्ट राजस्थान समिट की कमिटेड और डिलीवर्ड। कमिटेड डिलीवर्ड थीम पूछी जाती है
इन्वेस्ट राजस्थान समिट की थीम क्या है? कमिटेड डिलीवर्ड। और जो ये थी राजस्थान डिजीफेस्ट, इसकी थीम क्या है? टेक्नोलॉजी फॉर ऑल। टेक्नोलॉजी फॉर ऑल, सभी के लिए तकनीक। तो देख रहे हैं आप, एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो क्वेश्चन के नंबर पे ना जाए कि क्वेश्चन 9 है कि 10 है कि 8 है, हर ऑप्शन में कई सारे क्वेश्चन है। आप चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है? महात्मा गांधी नरेगा के तहत राजस्थान में शहरी या कथोड़ी जनजाति व विशेष योग्यजन श्रमिकों के लिए कितने दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है? ऑप्शन है 100 दिन, 125 दिन, 150 दिन और 200 दिन। तो ये चारों जो दिन है, ये चारों जो दिनों की अवधि है, ये सारे के सारे महात्मा गांधी जो नरेगा है उससे जुड़े हुए हैं। जैसे जब इस प्रोग्राम की घोषणा की गई तो इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ अभी, वैसे ये केंद्र सरकार का प्रोग्राम है, लेकिन राजस्थान में 100 दिन का रोजगार, या केंद्र स्तर पर भी पूरे भारत में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई। लेकिन जब कोविड का टाइम आया तो राज्य सरकार ने, मतलब राजस्थान में राज्य बजट कौन सा 2022-23 में इसको बढ़ाकर 100 दिन से कितना कर दिया था? 125 दिन। और 150 दिन उन क्षेत्रों में जहां सूखा पड़ा हुआ है, सूखाग्रस्त जो क्षेत्र हैं, वहां 150 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई। और 200 दिन इसका आंसर है। 200 दिन किनको दिया गया? जो शहरी या कथोड़ी जनजाति और विशेष योग्य जन जो हैं, उनको 200 दिन रोजगार की गारंटी। चार दिन दिए हुए हैं, चारों के ऑप्शन जो हैं वो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं कि इससे 100 दिन तो रोजगार की गारंटी देता है ये अधिनियम। 125 दिन राज्य बजट में राजस्थान में इसकी घोषणा कर दी गई, 150 दिन सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, और 200 दिन शहरी या कथोड़ी जनजाति और विशेष योग्यजन जो है उनको दिया जाता है। ये हुआ कौन सा? महात्मा गांधी नरेगा। ऐसी एक योजना महात्मा गांधी जो नरेगा है, या जिसे हम मनरेगा बोल देते हैं, क्या है इसकी फुल फॉर्म? एम मतलब महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब ग्रामीण रोजगार की गारंटी देता है। इसमें मेन बात क्या है? ये आर मतलब रूरल मतलब ग्रामीण। अब राजस्थान सरकार ने ऐसी ही एक योजना शुरू की है जो शहरी क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देती है, और उसका नाम क्या रखा गया है? इंदिरा गांधी। दोनों ही गांधी के नाम पर हैं, एक महात्मा गांधी है, एक इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसके बारे में कल भी मैंने चर्चा की थी। ये क्या है? जो शहरी क्षेत्रों में रोजगार देती है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो ये योजना जो है शहरी क्षेत्रों में रोजगार देती है, और ये योजना जो है मनरेगा या नरेगा, ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देती है। मतलब नरेगा का जो शहरी वर्जन है वो ये है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। दोनों में समानता है, जैसे कि दोनों में काम मांगने के 15 दिन के अंदर रोजगार दिया जाता है, दोनों में 100 दिन रोजगार की गारंटी है। शुरुआत में इसमें 100 दिन की है, राज्य सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया है। दोनों में 100 दिन रोजगार की गारंटी है। दोनों में डीबीटी के माध्यम से, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, जो व्यक्ति है जिसने रोजगार मांगा है उसके खाते में सीधा पैसा जमा हो जाएगा। यहाँ ये राजस्थान के संदर्भ में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अभी शुरू हुई है, मतलब 9 सितंबर को ये योजना शुरू हुई है, 9 सितंबर 2022, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नई योजना है। राज्य सरकार भी लगातार इसे चर्चा में ले रही है, और हमने भी हमारी सुजस वाली जो क्लास है उसमें 5-7 बार इसके बारे में डिस्कशन किया है। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में कितने दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा? सरकार ने एक योजना चला रखी है जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको स्कूल में उनके पोषण का ध्यान रखने के लिए दूध वितरण किया जाता है। तो कितने दिन वितरण किया जाता है? इसका आंसर है 2 दिन। अब वो 2 दिन कौन कौन से हैं? वो 2 दिन है मंगलवार, और दूसरा दिन कौन सा है? शुक्रवार। मंगलवार और शुक्रवार को बच्चों को दूध दिया जाता है। इसमें भी कैटेगरी बनाई गई है। पहले तो जो दूध दिया जाता है वो कैसा दूध होता है? वो होता है पाउडर मिल्क, मतलब जो दूध दिया जाएगा पाउडर के फॉर्म में होगा। फिर जो पाउडर मिल्क आपने अगर यूज किया हो तो आपको पता होगा, उसको गर्म पानी में साथ में घोल के फिर वो दूध जैसा बन जाता है, वही है पाउडर मिल्क। अब ये दिया जाएगा, लेकिन इसमें 2 वर्ग बनाए गए हैं। अगर कक्षा 1 से 5 तक के छात्र हैं, छात्राएं, सभी विद्यार्थी हैं,
तो उनको 150 ml दूध दिया जाएगा, 150 ml मिलीलीटर। और अगर 6 से 8 तक की क्लास के बच्चे हैं तो उनको 200 ml दूध दिया जाएगा। और इस योजना का जो नाम है वो इंपॉर्टेंट है, उस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत क्या किया जाता है? कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं उनको सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को दूध वितरण किया जाता है। अगर 1 से 5 तक के हैं तो 150 ml, और कक्षा 6 से 8 तक के हैं तो 200 ml उनको दूध दिया जाता है, और ये पाउडर मिल्क की फॉर्म में होता है। इस योजना का संचालन मिड डे मील जो प्रोग्राम है उसके तहत ही किया जाता है। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 के अनुसार अनुचित साधनों के प्रयोग का दोषी पाए जाने वाले परीक्षार्थी को न्यूनतम कितना अर्थदंड, मतलब कितना जुर्माना देना होगा? 10,000, 50,000, 1 लाख या 10 लाख? यहाँ 2 चीज जानने वाली है, एक तो न्यूनतम, दूसरा परीक्षार्थी जो है अनुचित साधनों के प्रयोग पर। तो ये एक विधेयक लाया गया राजस्थान सरकार द्वारा। अगर परीक्षा में लगातार पेपर आउट हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, आप लोग लगातार इस समस्या से रूबरू हो ही रहे हैं, पेपर आउट हो गया या फिर परीक्षार्थी खुद अपने लेवल पर नकल करता है या ऐसे साधनों का उपयोग करता है, उसके लिए एक कानून बनाया गया, एक विधेयक पारित किया गया, जिसमें क्या होगा? 2 तरह की इसमें सजा है, 2 तरह की जो है वो दोषी होंगे। एक तो यदि परीक्षार्थी खुद, मतलब परीक्षार्थी खुद कोई अनुचित साधनों का प्रयोग करे, मतलब कोई ब्लूटूथ डिवाइस का या मोबाइल वगैरह का, या कुछ कागज साथ में लेके जाए, या ऐसी कोई चीजें जो मना की हुई हैं फिर भी हम वहाँ एग्जाम हॉल में लेके जा रहे हैं, तो एक कैटेगरी वो आती है। एक कैटेगरी आती है कुछ ये संस्थागत अपराध होते हैं। मान लो कुछ लोग हैं ऐसे, या कोई जो ऐसे कहते हैं, कोई लोगों का ग्रुप है कि हम पेपर दिला देंगे, या हम इंटरव्यू पास करा देंगे, या हम कुछ ऐसा कर देंगे, या वो मास लेवल पे पेपर आउट कराते हैं। ऐसी कोई अगर संस्था है, कोई ग्रुप है, कुछ भी है ऐसा, तो एक उनको चुना गया है एक तरह की कैटेगरी में, और एक परीक्षार्थी को। तो अगर संस्थागत या परीक्षा एजेंसियां कुछ ऐसी हैं जो उस लेवल पे घपला कर रही हैं, तो उनको ज्यादा दंड है, मतलब उनको 5 से 10 वर्ष की जेल, 5 से 10 वर्ष, और साथ ही उन पे जुर्माना भी ज्यादा है। कितना? 10 लाख से कितना? 10 करोड़। जबकि इधर जो परीक्षार्थी अगर अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाया जाता है तो उसके साथ इतनी सख्ती नहीं होती है, उसको 3 साल तक की सजा, 3 साल तक, जरूरी नहीं 3 साल हो, इससे कम भी हो सकती है, न्यूनतम 1 लाख जुर्माना, और 2 वर्ष तक वो परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, दोबारा परीक्षा नहीं दे पाएगा इस विधेयक के अनुसार। तो ये परीक्षार्थी के लिए है एक दंड, और ये किसी संस्था के लिए है। संस्था अगर ऐसा करते पाई गई तो उसकी जो संपत्ति है वो भी जब्त की जाएगी, या ऐसा फ्रॉड करते हुए उन्होंने कुछ कमाया है, मान लो किसी बच्चे से पैसे लिए हैं, कुछ बहुत सारे बच्चों से पैसे ले लिए, तो वो सारे पैसे भी उनके जब्त कर लिए जाएंगे, उनकी जो मनी है सारी, उनका जो खुद की संपत्ति है वो भी कुर्क कर ली जाएगी। तो संस्थाओं को दोष ज़्यादा दिया जाएगा। परीक्षा के साथ फिर भी थोड़ी लिबर्टी बढ़ती जाएगी, उसको न्यूनतम कितना? 1 लाख रुपए का जुर्माना। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जैसे ही यहाँ लिख रहा है बड़े राज्यों की श्रेणी, इसका मतलब यह है कि कोई छोटे राज्यों की श्रेणी भी रही होगी। तो कुल मिला के बात यह है कि इसमें 3 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी तो हो ही गई बड़े राज्यों की, दूसरी श्रेणी है छोटे राज्यों की, और तीसरी श्रेणी है जो केंद्र शासित प्रदेशों की। तो इस श्रेणी में जो बड़े राज्य हैं उनमें राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ स्वास्थ्य सूचकांक? तो राजस्थान को प्राप्त हुआ स्थान 16वां। अब पहली बात तो ये कि ये स्वास्थ्य सूचकांक जो 2021 है ये जारी किसने किया? तो ये जारी किया गया नीति आयोग द्वारा। कितने लोग हैं जिनको नीति की फुल फॉर्म पता है? नीति आयोग में, नीति आयोग की फुल फॉर्म जिनको पता हो नीति में, ऑनेस्टली वो कमेंट करके बताएं बिना कोई गूगल किए हुए। तो नीति आयोग द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। पहली बात तो ये हुई, एक क्वेश्चन तो यही हुआ सूचकांक नीति आयोग द्वारा। 3 कैटेगरी हैं। बड़े राज्यों में कुल कितने राज्य थे? बड़े राज्यों में कुल 19 राज्य थे, जिसमें राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 16वां। तो पहला स्थान किसको मिला? पहला मिला केरल, दूसरा किसको मिला? तमिलनाडु। इनको कुछ स्कोर दिए गए,
तो केरल का स्कोर था 88.20 और राजस्थान का स्कोर था 41.3 शायद 41.3 या 41.13। एक बार आप अपनी मैगजीन में भी चेक कर लें, 41 पॉइंट समथिंग कुछ था, 41.13 ऐसा कुछ था। तो इतना स्कोर राजस्थान को मिला और राजस्थान को 16वां स्थान प्राप्त हुआ। पहला मिला केरल को, दूसरा तमिलनाडु को। छोटे राज्यों में पहला किसको मिला? तो छोटे राज्यों में पहला मिला मिजोरम को और लास्ट किसको मिला छोटे राज्यों में? तो नागालैंड। और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला किसको मिला? वो है चंडीगढ़। तो याद होगा ये नाम आपको, मिजोरम, चंडीगढ़, केरल पहला, राजस्थान 16वां। जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग। आपको दो चीजें बतानी है, एक आपको नीति आयोग की फुल फॉर्म बतानी है और दूसरा आपको ये बताना है नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार बेरोजगारों की संख्या के आधार पर राजस्थान को वर्ष 2021 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? बेरोजगारों की संख्या में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो पहला स्थान संख्या के आधार पर। अगर आपने अभी थोड़ा सोचा और थोड़ा सा आप परेशान हुए कि राजस्थान बहुत पीछे है, 16वां स्थान मिला है, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बेरोजगारी में आपको पहला स्थान मिल गया है। किसके आधार पर? संख्या के आधार पर। और कितने बेरोजगार हैं राजस्थान में? 65 लाख। लेकिन अगर परसेंटेज के आधार पर बात करें कि जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में कितने % लोग बेरोजगार हैं, तब राजस्थान का स्थान आता है दूसरा। कब? प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत बेरोजगार। तो कितने प्रतिशत बेरोजगार हैं राजस्थान में? उस हिसाब से 22.2। और प्रतिशत के आधार पर पहला कौन है, किसको मिला? तो वो है हरियाणा। वो लोग हमसे भी ज्यादा फ्री हैं। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन के तहत चुने गए आइकॉनिक प्लेसेस में कौन सा स्थान शामिल नहीं है? तो स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार का बहुत ही पॉपुलर एक अभियान है, जिसमें भारत सरकार कुछ स्थानों को चुनती है, फिर उनका जो देख रेख है वो सारा जो मेंटेनेंस है वो किसके द्वारा किया जाता है? स्वच्छ भारत मिशन के तहत किया जाता है। तो ऐसे आइकॉनिक प्लेस चुने गए राजस्थान में और 4 ऐसे स्थान चुने गए, जिनमें से 3 तो आप यही देख पा रहे हैं, जैसलमेर किला, कुंभलगढ़ किला, अजमेर दरगाह, इसका आंसर है उपयुक्त सभी। और चौथा इसमें रह गया एक, वो भी है रामदेवरा। ये भी कहाँ है? जैसलमेर में। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आइकॉनिक प्लेसेस में 2 जो स्थान है वो एक ही जिले से हैं और वो एक जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो जैसलमेर से 2 हैं, तो जैसलमेर फोर्ट जो है और रामदेवरा, जैसलमेर जिले में रामदेवरा जो स्थान है दूसरा वो है। कुंभलगढ़ का किला और अजमेर दरगाह, ये 4 आइकॉनिक प्लेसेस चुने गए। अब इनकी जो देख रेख है, साफ सफाई का ध्यान, स्वच्छता का ध्यान, मेंटेनेंस का ध्यान स्वच्छ भारत मिशन के तहत, और साथ ही इसकी फंडिंग कहाँ से होगी? तो एक तो जो विधायक लोकल एरिया डेवलपमेंट एक फंड आता है, किसका? MLALAD, या इसको शॉर्ट में ये भी कहते हैं हम, विधायक लोकल एरिया डेवलपमेंट जो फंड आता है उसके द्वारा, प्लस CSR एक फंड होता है। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने होते हैं तो वो जितना पैसा कमाते हैं, एक तरह से उसमें ये सोच काम करती है कि हमने समाज से कमाया है तो समाज को हमें कुछ वापस भी देना है। तो सरकार ने एक नियम बना रखा है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनका जितना प्रॉफिट होता है, 3 साल का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज निकाल के, तो जो उनके लाभ का 2% है वो किस में देंगे? तो समाज कल्याण के कुछ कार्यों में उनके द्वारा डोनेट किया जाता है। तो कुछ तो फंड वहां से आएगा, कुछ विधायक निधि से आएगा और कुछ स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो फंडिंग दी जाएगी उसके द्वारा अभी जो आइकॉनिक प्लेसेस चुने गए हैं इनका रखरखाव किया जाएगा। आगे चलते हैं कि 10 गीगावाट सौर ऊर्जा विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आए तो हो सकता है टफ है, लेकिन आज की क्लास में बहुत ईजी है, क्योंकि आपको पता है ये राजस्थान के करंट अफेयर्स की क्लास है, तो सीधी सी बात है इसका आंसर राजस्थान ही होगा। एग्जाम हॉल में तो आप फिर भी सोच सकते हैं कि क्या पता ये इंडिया का करंट जीके है या राजस्थान का है, लेकिन यहाँ सबको पता है तो राजस्थान ही इसका आंसर है। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा राजस्थान ने विकसित की। एक और बात मैं बताता हूँ आपको कि चाहे प्रीलिम्स एग्जाम हो RS का या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टाइप के एग्जाम हो, इन सब में क्या है, जो भी सोलर एनर्जी से संबंधित क्वेश्चन है, सोलर पार्क, सौर ऊर्जा नीति या अक्षय ऊर्जा नीति, पवन ऊर्जा नीति, कहने का मतलब जो नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, रिन्यूएबल जो एनर्जी है, उस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने सुजस में भी पढ़ा था कि क्या पूगल
तहसील कहाँ? बीकानेर में। पूगल बीकानेर में एक क्या सोलर पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसकी क्षमता कितनी होगी? 2000 मेगावाट। जिसमें सहयोगी संस्थाएं कौन कौन है? एक तो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और उसके साथ दूसरा कौन था? कोल इंडिया। एक है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और इसके साथ समझौता किसने किया? वो है कोल इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड। तो इनका एक समझौता है जिसमें राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम इस पूगल वाले जो सोलर पार्क में 810 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करेगा और कोल इंडिया लिमिटेड 1190 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। इसके अलावा दो और सोलर पार्क जैसे जैसलमेर में एक बनाया जा रहा है 800 मेगावाट का। कहाँ? जैसलमेर। और बीकानेर में ही एक और सोलर पार्क है जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की सहयोगी संस्था राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट उसके द्वारा बनाया जा रहा है। वो कितना है? 1000 मेगावाट। तो इस तरह की बहुत सारी जो चीजें हैं राजस्थान में सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में चल रही हैं, काम कर रही हैं। तो इन सब को मिलाते हुए सारे जो मेगावाट जितनी भी एनर्जी है उसको जोड़ते हुए वो हो जाती है राजस्थान में 10,560 मेगावाट। और 10,560 मेगावाट मतलब 10.56 गीगावाट। तो 1000 मेगावाट में 1 गीगावाट होता है, ये आपको पता होगा। मेगा, गीगा, माइक्रो, ये सारे मिली या फिर किलो, ये सारी चीजें आप जानते होंगे। नहीं जानते हो तो इनको एक बार देख ले। किलो मतलब जिसमें 10 की घात 3 होती है, मतलब 1 के बाद 3 जीरो होती है। मेगा में 6 होती है, गीगा में 9। तो 1 गीगा में कितने? 1000 मेगा। तो इसको अगर गीगा में कन्वर्ट करेंगे तो 10,560 मेगावाट मतलब 10 गीगावाट से ज्यादा विद्युत उत्पादन करने वाला सौर ऊर्जा से राजस्थान पहला राज्य बना है। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि निर्यात तैयारी सूचकांक EPI, तैयारी या तत्परता, यह है एक्सपोर्ट प्रमोशन या प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 की ओवरऑल रैंकिंग में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? छठा, 11वां, तीसरा या 5वां? क्या है इसका आंसर? इसका सही आंसर है बी, 11वां। अब यहाँ लिखा हुआ है ओवरऑल रैंकिंग, तो इसका मतलब यह है कि कोई एक कैटेगरी और भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ओवरऑल स्पेसिफाई किया है। तो दूसरी कैटेगरी है जो है लैंड लॉक कैटेगरी, लैंड लॉक स्टेट्स। ये लैंड लॉक्ड स्टेट क्या होते हैं कि मतलब चारों तरफ भूमि से आबद्ध, लैंड से लॉक्ड जो कंट्री वो स्टेट्स हैं उनको क्या कहा जाता है? लैंड लॉक्ड स्टेट। जैसे राजस्थान के चारों तरफ भूमि ही भूमि है, आपको ये कहीं भी राजस्थान की कहीं भी समुद्र से कोई सीमा नहीं लगती है, जबकि गुजरात ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र ऐसा नहीं है। तो ऐसे जो स्टेट जिनकी समुद्र से सीमा नहीं लगती है उनको कहा जाता है लैंड लॉक स्टेट्स, या अगर देश के बारे में बात हो रही है तो लैंड लॉक कंट्री। तो लैंड लॉक कंट्री की, लैंड लॉक स्टेट की एक अलग कैटेगरी बनाई गई, उसमें राजस्थान का स्थान कौन सा था? 6। लेकिन ओवरऑल जो रैंकिंग बताई गई उसमें राजस्थान का स्थान कौन सा है? 11वां। ये जो निर्यात तैयारी सूचकांक है इसमें कई सारे जो पैरामीटर हैं उनके आधार पर ये जारी किया जाता है। जारीकर्ता संस्थान कौन है इसका? तो इसका संस्थान भी जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म बतानी है आपको। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये भी बताना है। तो नीति आयोग द्वारा ये जारी किया जाता है और इसमें कई पैरामीटर हैं, जैसे 4 इसके स्तंभ मतलब पिलर, इसके बाद 60 इसके होते हैं संकेतक मतलब इंडिकेटर, और 11 होते हैं इसके उपस्तंभ या सब पिलर। तो इस तरह के कई सारे पैरामीटर हैं जिनके आधार पर ये जारी किया जाता है निर्यात तैयारी सूचकांक। जैसे 4 स्तंभ जो हैं उनमें से खास खास चीजें क्या हैं? जैसे पहला है पॉलिसी मतलब नीति, दूसरा है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, तीसरा है बिजनेस इकोसिस्टम, और चौथा है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। सेकंड या थर्ड ग्रेड के लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, केवल ये जाननी जरूरी है कि 4 स्तंभ है, 60 संकेतक हैं, 11 उपस्तंभ है, कुल मिलाकर नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है ये निर्यात तैयारी सूचकांक। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसमें राजस्थान को लैंड लॉक जो स्टेट हैं भूमि से आबद्ध हैं उनमें 6ठा स्थान मिला है और ओवरऑल रैंकिंग के में कौन सा मिला है? 11वां स्थान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। यह है राजस्थान ऊर्जा विकास निगम
और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मध्य हुए समझौते के अनुसार कितने मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद की जाएगी। तो कितने मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद की जाएगी, चार ऑप्शन क्या है, 1800, 800, 1250 और 1785। ये बातें अभी मैंने की थी। 1800 के सोलर पार्क बनने वाले हैं राजस्थान में, जिसमें 800 का कहाँ, जैसलमेर में, 1000 का कहाँ, बीकानेर में, ये 800 जैसलमेर में, और ये जो 1785 ये इसका आंसर है। इन दोनों संस्थाओं के मध्य एक समझौता हुआ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको SECI या सेकी भी कहा जाता है। ये भारतीय संस्थान है। दूसरा है राजस्थान ऊर्जा विकास निगम, ये राजस्थान का है। इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। तो ये जो संस्थान है ये राजस्थान में आके बिजली का उत्पादन करेगा, लेकिन शर्त यह है कि राजस्थान में उत्पादित बिजली को ये दूसरे राज्यों को नहीं बेचेगा। तो किसको बेचेगा, राजस्थान की ही जो 3 विद्युत वितरण कंपनी है उन्हीं को बेचेगा। विद्युत वितरण कंपनी को और क्या कहते हैं हम, डिस्कॉम कहते हैं। तो राजस्थान की जो 3 विद्युत वितरण कंपनी या डिस्कॉम जो है उन्हीं को बेचा जाएगा। 3 डिस्कॉम कौन कौन सी है राजस्थान की, ये भी याद रखें। एक है सबसे पहली जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मैं आगे लिख नहीं रहा हूँ। दूसरी है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, और तीसरी है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये 3 डिस्कॉम कंपनी यानी विद्युत वितरण कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जयपुर, अजमेर और उदयपुर। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ये 12 जिलों को बिजली देती है, अजमेर वाली 11 को और जोधपुर वाली 10 जिलों को बिजली की सप्लाई करती है। टोटल कितने जिले हो गए, 12, 11 और 10, 33 जिले हो गए। तो इनके बीच एक समझौता हुआ। अब इनसे जो उत्पादित ऊर्जा होगी ये 1.5 साल तक देनी होगी इनको, राजस्थान को। साथ ही बाहर किसी कंपनी को नहीं बेच सकते, इन्हीं कंपनियों को बेचा जाएगा। और उनके लिए भी एक रेट फिक्स की गई है 2.17 रुपए प्रति यूनिट। तो इतने यूनिट पर बिजली इनको बेची जाएगी। तो क्लियर हुआ ये। तो ये तो हुई आज की क्लास जिसमें हमने आज के 11 क्वेश्चन देखे। अब एक हम नई शुरुआत कर सकते हैं अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो कि कल जो भी हमने पढ़ा उसको 5-7 मिनट हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा इसको रिवाइज करने की। आपको अगर आइडिया पसंद आए तो आप आगे उसे कंटिन्यू करेंगे, वरना आगे से केवल इतने ही रख लेंगे। तो कल की क्लास हम एक बार देख लेते हैं जो हमने पढ़ा। जैसे कल सबसे पहला क्वेश्चन था कि जो अलवर जिले में अलवर के बानसूर से कौन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो 4 ऑप्शन थे, सुपोषित बेटी अभियान, प्रकाश, पुलिस मेरी दोस्त और स्वस्थ बेटी अभियान। इसमें आप कल से एक काम और करें कि जितने भी ऑप्शन में अभियान के नाम आते हैं या किसी योजना के नाम आते हैं, आप एक नोटबुक बना लें करंट अफेयर्स की, और उसमें केवल उनके नाम लिखते जाएं और सामने केवल 2-3 लाइन लिखते जाएं। जैसे कि इस क्वेश्चन में ये 4 अभियान है, चारों के नाम लिख लें आप अपनी नोटबुक में। पहला सुपोषित बेटी अभियान, तो इसमें केवल इतना लिख लें कहाँ से शुरू हुआ, बीकानेर से, और क्या किसका उन्मूलन करेगा, एनीमिया का। दूसरा अभियान प्रकाश, ये कहाँ से हुआ, नागा, और किससे संबंधित है, शिक्षा। तीसरा पुलिस मेरी दोस्त अभियान कहाँ से शुरू हुआ, डूंगरपुर, किससे संबंधित है, बालिकाओं का पुलिस के साथ संवाद, और ये 9 से 12वीं क्लास की बालिकाओं को हर शनिवार को विजिट कराई जाएगी। चौथा है स्वस्थ बेटी अभियान, जो कहाँ से शुरू हुआ, अलवर के बानसूर से। कब, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अंबेडकर डीबीटी योजना, केवल याद रखना है विभाग कौन सा है, और योजना क्या है, 10 महीने तक 2000 रुपए उन बच्चों को दिए जाएंगे जो घर से बाहर रहकर पढ़ रहे हैं। साथ ही मैंने आपको ये भी कहा था कि SJE राजस्थान की सारी योजनाएं आपको पढ़नी है। और इन बच्चों की एक कैटेगरी बनाई गई जिनकी SC ST MBC के हैं तो 2.5 लाख, और OBC हैं तो 1.5 लाख, EWS वाले हैं तो 1 लाख उनकी अधिकतम आय होनी चाहिए। मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना, ये इसकी बात मैंने सुजस वाली बात में भी की थी। तो ये क्या करती है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, ई मित्र सेवा प्रदान करना। किनको, कुछ निर्दिष्ट श्रेणी के लोग हैं। कौन कौन है इसमें, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, दिव्यांगजन हैं, और साथ ही सिलिकोसिस से पीड़ित हैं। इन 4 कैटेगरी के लोगों को। वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क योजना, ये कौन सी है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जो रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी 2 ट्रेन राजस्थान से रवाना हो चुकी है। और तीसरा है राज्य के शहरी बेरोजगारों को रोजगार देना, ये हमने आज भी पढ़ा था। कौन सी योजना थी ये, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। तीसरा था राज्य के खिलाड़ियों तथा कोचों को पेंशन देना। तो या तो ओलंपिक में मेडल जीता हो, या राष्ट्रमंडल में, या एशियन में, या अर्जुन अवार्डी हो, या द्रोणाचार्य, और अगर 40 साल से ज्यादा उम्र है तो 20,000 रुपए उनको प्रतिमाह सरकार पेंशन देगी। अगला क्वेश्चन क्या था कल, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत कब से हुई। तो ये राजस्थान की फ्लैगशिप योजना है, शुरुआत हुई थी 26 अक्टूबर 2020 को। मैंने ये भी कहा था कि आपके नोटबुक में या कलाम वाली मैगजीन में गलत है, उसको आप एक बार ठीक कर लें। और सुजस में हमने पढ़ा था कि शुद्ध के लिए युद्ध एक मुखबिर योजना भी शुरू हुई। तो जो मुखबिरी करेगा ये बताएगा कि कहाँ मिलावट हो रही है, उसको सरकार 51,000 रुपये का पुरस्कार भी देगी।
9 सितंबर 2022 से शुरू हुई थी क्या? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। 25 जून 2021 से शुरू हुई थी मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। और 1 मई 2021 से शुरू हुई थी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो जितनी भी योजनाओं के नाम आते जा रहे हैं आप अपनी नोटबुक में लिखते जाएं और सबकी डेट लिखते जाएं। हर ऑप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड माउंटेनियरिंग सेंटर का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो माउंट आबू से हुआ। कहाँ है माउंट आबू? सिरोही में। इसमें गुरु शिखर जो पर्वत श्रेणी है उसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या था? गाड़िया लोहार मकान निर्माण योजना। ये भी मैंने कहा था फ्लैगशिप योजना है। ये 2013-14 में शुरू हुई थी। 21-22 की जो आर्थिक समीक्षा उसमें फ्लैगशिप योजना है जिसमें सरकार चाहती है गाड़िया लोहार जो है स्थायी रूप से बस जाए। पहले इनको 17,000 रुपये दिए जाते थे, अब बढ़ा के कर दिए गए कितने? 1,20,000 रुपये। इनको ग्रामीण क्षेत्रों में 150 वर्ग गज और शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ग गज का भूखंड सरकार द्वारा दिया जाता है। 70,000 जब शुरू किया था किस्त तो उसकी 3 किस्त थी, 25, 25 और 20,000 वाली। अगला क्वेश्चन क्या है? पीएम वाणी। वाणी की फुल फॉर्म क्या थी? वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में फ्री में जो इंटरनेट कनेक्शन है उसके लिए योजना शुरू की गई थी जिसमें पब्लिक डेटा ऑफिस बनाए जाएंगे हर पंचायत समिति में। फिर है परिंदा बांधो अभियान। इसका शुभारंभ कब से हुआ था? तो वन्य जीव दिवस जिस दिन होता है 3 मार्च 2022। तो एक ऑप्शन ये भी लिखें आप। फिर इधर लिखें अगली एक योजना क्या? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। ये कब से शुरू हुई? 29 अगस्त 2022। 7 अक्टूबर से क्या शुरू हुआ? 7 और 8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान समिट और 22 जनवरी 2022 ऊष्ट कल्याण शिविर। अगली योजना थी राजस्थान की पश्चिमी सीमा के बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों में सीमा पार जासूसी रोकने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? 4 अभियान है, चारों को अलग अलग लिख लें। ऑपरेशन सरधवा बीएसएफ द्वारा। अभियान शक्ति बीकानेर में एनीमिया की रोकथाम के लिए। बीकानेर में एनीमिया रोकथाम के लिए एक और पढ़ा था अभी हमने कौन सा? एक पौधा सुपुष्ट बेटी के नाम। ऑपरेशन सरहद अभियान राजस्थान पुलिस द्वारा चलाया गया। और पुलिस मेरी दोस्त ये डूंगरपुर में चलाया गया लड़कियों का पुलिस के साथ इंटरेक्शन संवाद पैदा करने के लिए। सौभाग्य योजना केंद्र सरकार की योजना है जिसका पूरा नाम क्या है? सहज बिजली हर घर योजना, जिसमें केंद्र सरकार हर घर तक बिजली कनेक्शन पहुंचाना चाह रही है। ऐसे जो नल से जल कनेक्शन पहुंचाना चाह रही है उसका नाम क्या है? हर घर जल या जल जीवन मिशन, जो 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ। 2024 तक का टारगेट है। बुरहानपुर में पहुंच गए, ये पहला जिला बना। गोवा पहला राज्य बना और दादर नगर हवेली ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। लास्ट क्वेश्चन क्या था? सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया गया। कब व कहां से किया गया? तो 7 फरवरी 2022 जयपुर से किया गया। कल पहले मैंने इसका गलत आंसर टिक कर दिया था। सही आंसर क्या है? 7 फरवरी 2022, जिसमें क्या है कि कुछ महिलाएं या कुछ बच्चे जो 2 वर्ष से कम तक हैं, गर्भवती महिलाएं या बच्चे और बच्चों की उम्र 2 वर्ष से कम है, अगर वो किसी टीकाकरण से छूट गए हैं तो उनका टीकाकरण करना। कुल 11 टीके इसमें लगाए जाते हैं। जो 1.0 प्रोग्राम था वो 2017 में, 2.0 2019 में, 3.0 2021 में और 4.0 2022 में। तो कल की क्लास और आज की क्लास दोनों हमने एक बार पढ़ ली है। आप घर जाके एग्जाम घर पर ही हैं आप, तो घर पर आप ये काम जरूर करें कि जितने भी अभियान या जितनी भी डेट मैंने लिखी है या बोली है उन सबको आप एक साथ एक नोटबुक में लिखते जाएं, वरना लास्ट में ऐसा होगा आप एक तरफ से पढ़ते जाएंगे दूसरी तरफ से भूलते जाएंगे। तो अपने एक शॉर्ट नोट बनाते जाएं, इन सबको उसमें लिखते जाएं। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।